एक औरत की तस्वीर। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली थी। कम से कम 100 वर्षों के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियाँ भी हो सकते थे। और दादी के बारे में तो यह विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होगी एकदम गलत लगता था। वह की तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वह क्या खेला करती थी। उनके यह विचार हमें बेहुदा और भौड़े लगते थे। हम ये बातें उनकी सुनाई देवी देवता और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती बहुत सी झुर्रियाँ थीं, जो हर जगह से निकलकर हर किसी जगह तक दौड़ती नजर आती थी। हमारा मानना था कि हमेशा ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा कि वह बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और पिछले 20 साल से तो ऐसी ही बनी रही थी। वह सुंदर तो हो ही नहीं सकती, अच्छी जरूर लगती होंगी। वह जग सफ़ेद कपड़े पहनकर घर भर में उचक उचक कर घूमती रहती, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बना रहे और दूसरे में सुमिरन जिसे वह हमेशा जपती रहती थी। उनके चांदी की तरह चमकते बाल, पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर बेतरफे फैले और होठों से भजन गाती रहती थी। हाँ, बहुत अच्छी लगती थी। वह पहाड़ों पर सदी के दृश्यों की तरह चारों तरफ सफ़ेद। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए और हम हमेशा साथ रहते थे। बस सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती, मुझे नहलाने धुलाते और कपड़े पहनाते समय वह मीठी आवाज़ में प्रार्थना इस तरह गुनगुनाती रहती जिससे वह मुझे याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं सुनता तो रहता, लेकिन मैंने याद करने की जहमत नहीं मोल ली। फिर वह मेरी लकड़ी की पड़ी लाती, जिससे उसने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुदगा सब एक थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद हम शाम को रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। कुछ बासी रोटी साथ ले जाती और रास्ते में कुत्तों को खिलाती। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वह गुरुद्वारे का ही हिस्सा थी। ग्रंथी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाता था। हम बच्चे बरामदे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला या प्रार्थना दोहराते रहते और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता, हम एक साथ वापस घर लौटते। इस दफ़ा गांव के कुत्ते गुरुद्वारा के द्वार पर हमें मिलते, वे हमारे पीछे चलते। दादी माँ द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर आते। जब हमारे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने हमें भी बुलावा भेजा। अब हम घनिष्ठता हुई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल जाना बंद हो गया। मैं बस में अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते, इसीलिए दादी माँ आंगन में पक्षियों को चुग्गा डालना शुरू किया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिन तक वह मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती। जब मैं घर लौटता तो पूछती, आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान तथा शिक्षा की बातें जैसे आकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम
दुनिया गोल है वगैरह समझाकर बताता, लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता। इनमें वह मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातें उन्हें बेकार लगती थीं और उन्हें दुख होता कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया जाता। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाने लगा है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास है। वह वेश्यों और भिखारियों के लिए ही होता है और सभ्य लोग इससे दूर रहते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जब मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया, अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माम ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वह हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक सूत काटती और भजन गाती रहती। शाम के वक्त वह थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। बरामदे में आराम से बैठी वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियों को डालती रहती और चिड़ियों का झुंड उनके इधर उधर चूं चूं करता खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियाँ उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर, सिर पर बैठकर खाती और चोंचे मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय वह यह आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च स्कूल के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन दादी माँ ज्यों की त्यों रहीं। उन्होंने कोई दुख प्रकट नहीं किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने आईं और धीरे धीरे प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथ में माला थी जिसे वह चुपचाप जपती रहीं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका यह चुम्बन मेरे लिए कितना कीमती है, लेकिन मैं जो सोचता था वह नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं वापस लौटा तो मुझे लेने स्टेशन आईं। वे बूढ़ी ही लग रही थी, जितना मेरे जाने के दिन थे उससे भी ज़्यादा नहीं, और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन मैंने देखा कि उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती और उनसे हल्की फुल्की बातें करती, वैसे ही खुश हैं। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की, अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू किया। कई घंटे वह इस पुरानी ढोलक पर गाती बजाती योद्धाओं की तरह की घर वापसी के गीत गाती रहीं। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ाया। डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा कि कोई खास बात नहीं, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने तो कुछ और ही कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेंगी बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप सुमिरन फेरती प्रार्थना करती रहीं। हमारी उम्मीद से हम पहले ही उनके होंठ अचानक बंद हो गए। सुमिरन हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि अब वह नहीं रहीं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकटी लेकर उनके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी बरामदे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे बरामदे और कमरे में जहाँ उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियाँ चारों तरफ बैठी हैं। वे एकदम चुप हैं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई और जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वह भी करने लगी, लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया।
जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए तब वे चुपचाप उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के वे टुकड़े इकट्ठा किए और कूड़ेदान में डाल दिए।